दोस्तों, जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता को अगर ठीक से समझा जाए, शॉर्ट में समझा जाए, तो एक पत्रकार हमेशा एक वॉच डॉग की तरह काम किया करता है। वो जो भी चीज देखा करता है उसी को वैसे ही बता दिया करता है एज इट इज। उसमें कुछ भी अपना नहीं लगाता है, उसमें कुछ भी अपना ओपिनियन नहीं जोड़ सकता, क्योंकि वो पत्रकारिता नहीं होती। पर आज की डेट में हमारे देश के कुछ दलाल जो कि अपने आप को पत्रकार कहा करते हैं, उनकी दलाली देखकर बड़े से बड़ा ठग, बड़े से बड़ा बेईमान और बड़े से बड़ा फर्जी आदमी भी उनकी पत्रकारिता देखकर शर्मा जाएगा। बहुत सारे बंगाली हैं इस वक्त ट्विटर पर लिख रहे हैं, बहुत इमोशनल लंबी लंबी पोस्ट लिख रहे हैं कि बीजेपी जैसी फोर्स बंगाल में कभी नहीं आई और बंगाल की पहचान, बंगाल की अस्मिता, बंगाल का कल्चर, बंगाल में जो महिलाओं की जगह है, बंगाल का सेक्युलरिज्म, उसकी जो अपनी संस्कृति और सभ्यता खुद बंगालियों की है, वो सब कुछ खतरे में पड़ जाएगी कि वाकई जो आरएसएस का टोटल कंट्रोल ओवर इंडिया वो बंगाल से ही तय होगा। हिंदुस्तान में रहकर हर रोज एक नया जख्म पाने वाली हमारी बेगम आरफा खानम शेरवानी लगभग एक हफ्ते से लगातार दर्द में हैं और करा रही हैं। और इनके कराने की वजह है कि एग्जिट पोल्स में ज्यादातर जगह भाजपा को जिताया जा रहा था और इनसे ये चीज देखी नहीं जा रही थी। और शायद इसी वजह से ये बंगाल को आरएसएस के हेडक्वार्टर से चलता हुआ देख रही हैं और लगातार इनका दर्द रह रहकर उठ रहा है। और इस वक्त कम से कम हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए सरकार बनाने का रास्ता लगभग साफ हो रहा है। अपने आप में ये एक बहुत ही झटके और धक्के वाली बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी भी निष्पक्ष चुनाव में यकीन रखते हैं। पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस में ममता दीदी को जिताने के लिए इस औरत ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। उसके लिए सड़क पर भी उतर गई थी और लोगों को मैनिपुलेट भी कर रही थी। पर ना तो सड़क पर इसकी बातों पर किसी ने ध्यान दिया और ना ही इसके स्टूडियो में जो भी बातें ये बोल रही थी, जो दावे ठोक रही थी, उन दावों पर भी सभी ने लात मार दी और बता दिया कि औरत पत्रकार नहीं दलाल है। ममता बनर्जी इस चुनाव में विजयी होकर निकलेंगी। ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के इतना चांस है जितना कि मैं देख पा रही हूँ। देखो मत, सहा नहीं जाएगा। इलेक्शन से पहले ये साफ साफ देख पा रही थी कि पश्चिम बंगाल में भाजपा हार रही है और ममता दीदी जीत रही है। अभी जब भाजपा जीत चुकी है और ममता दीदी हार चुकी है, तो ये उसे नहीं देख पा रही, उसे हजम नहीं कर पा रही, क्योंकि वो रिजल्ट इसके मुताबिक नहीं है। अगर रिजल्ट इसके मुताबिक आ जाते तो ये औरत वहीं पर खुशी में पगला जाती और इसे लोकतंत्र की जीत बता देती है कि आखिर इस वक्त को जिया कैसे जाए, आखिर इस वक्त को काटा कैसे। बेगम आरफा खानम शेरवानी के साथ साथ इस लिस्ट में वो इंसान भी मौजूद है, वो आदमी भी मौजूद है जो अपने आप को देश का इकलौता सबसे निडर और सबसे निष्पक्ष पत्रकार बताया करता है। लेकिन जिस तरह के वो ओपिनियन दिया करता है, जिस तरह की बातें वो किया करता है, जिस तरह से तथ्यों को घुमाकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया करता है, वो कहीं से भी इसे पत्रकार साबित नहीं किया करता। जैसे कल के ही वीडियो में इस आदमी ने तमिलनाडु के इलेक्शंस को विजय की आंधी बताया और भाजपा की हार बताया। इसके हिसाब से विजय की आंधी में भाजपा बुरी तरह से हार गई और विजय ने भाजपा को धूल चटा दी, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। प्रभु, ये कौन सा नशा है जो मुझे भी करना है। मतलब ये लोग लिटरली भांग पी के वीडियो और थंबनेल बनाते हैं, इनके जीडीज भी वैसे ही होते हैं। ये देखो, इसने लिखा है विजय वॉन द फाइट अगेंस्ट द बीजेपी। अब यार वो स्टालिन को हराकर सीएम बनेगा। भाजपा एक सीट लाई है उधर, भाजपा कभी वहां पे सत्ता में नहीं थी तो उसने भाजपा को कैसे हराया, मतलब डीएमके को नहीं हराया। इनको इतनी नफरत है भाई मोदी और भाजपा से, आरएसएस से, कि ये भाई मतलब डीएमके हारी है उधर तमिलनाडु में, लेकिन ये क्या है, विजय की आंधी। लेकिन किससे जीता है विजय? विजय जीता डीएमके से नहीं, भाजपा से जीता। अबे यार नशेड़ी। इट्स लाइक कोई नया ट्रेनी, कोई बिगनर, कोई फ्रेशर या फिर कोई बच्चा खबर चला रहा हो कि उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ की आंधी में सीपीआईएम उड़ गई, या फिर योगी आदित्यनाथ ने यूपी में टीएमसी को उखाड़ फेंका। मैं यार, उत्तर प्रदेश में ना तो टीएमसी का अता पता है और ना ही लेफ्ट लिब्रांडो का, तो यहाँ पर उनसे टक्कर का कोई मतलब ही नहीं बनता। उनकी टक्कर है वहां पर उन पार्टियों से जो वहां पर राज कर रही थी। विजय ने वहां पर हराया है तो डीएमके को, स्टैलिन को, उन लोगों को उखाड़ फेंका, ना कि भाजपा को, क्योंकि भाजपा ने तमिलनाडु में 234 में से मात्र 33 सीटों पर इलेक्शन लड़ा। फिर इस चमचे के हिसाब से, इस दल्ले के हिसाब से किस तरह से विजय ने भाजपा को उखाड़ फेंका या फिर भाजपा को किस तरह से हराया। भाजपा की तो वहां पर लड़ाई ही नहीं थी, लड़ाई थी स्टैलिन की, क्योंकि अब तक वही वहां पर सरकार चला रहा था। सही बात है। रवीश के बाद हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो भले ही पत्रकार नहीं है, पर ये पत्रकार भी है, ये समाज सेवक भी है, ये नेता भी है, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है और हर एक प्रोफेशन में ये इंसान बुरी तरह से घुसा हुआ है, क्योंकि इसको हर काम अच्छी तरह से आता है। बस अपनी बात पर ये ज्यादा देर
टिक नहीं पाता, क्योंकि या तो इसे खुद अपनी बातों पर भरोसा नहीं होता या फिर ये खुद ये बात अच्छी तरह से जानता है कि ना सिर्फ इसकी बातें बल्कि इंसान भी दोगला है। एसआईआर में ममता बनर्जी ने एक अद्भुत काम किया। ममता बनर्जी ने एसआईआर को अपने पक्ष में कर लिया। चुनाव आयोग वोट काट रहा था, लेकिन ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ वोट काटने को चुनाव का मुद्दा बना दिया। अब उनके राज के बारे में एंटी इनकम्बेंसी की जो 50 शिकायतें हो सकती थी वो मुद्दा नहीं है, केवल वोट काटना एकमात्र मुद्दा है चुनाव का। तो मैं समझता हूं 1.5 हारेंगे तो 1.5 उधर से जीत भी जाएंगे, बराबर कर दिया है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं कहूंगा मेरी समझ से अभी भी इसका उतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा कि पूरे बंगाल का रिजल्ट ही पलट जाए। जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था एसआईआर, 27 लाख वोट कटे हैं, वैसा किसी और राज्य में नहीं हुआ। वो वोट अब बिल्कुल स्पष्ट है कि टारगेटेड तरीके से काटे गए, और अपीलेट ट्राइब्यूनल के जितने भी थोड़े बहुत फैसले आ रहे हैं उससे स्पष्ट है कि वो सब गलत कटे थे। तो आपने चुनाव से जस्ट पहले 27 लाख लोगों के नाम काट दिए, 4.3%। और जब हमारा इंटरव्यू हो रहा है उस वक्त जो आंकड़े आ रहे हैं कि बीजेपी की सीटें बहुत ज्यादा भले ही दिख रही हैं, लेकिन वोटों में सिर्फ 3% आगे है। अब मैं आपसे पूछता हूं और सब लोगों से पूछता हूं कि आप बताइए, अगर वो 4.3% लोगों को वोट डालने दिया जाता, जिसमें हम जानते हैं कि ज्यादातर मुसलमान थे और जो मुसलमान नहीं थे वो भी टीएमसी के वोटर का बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन था, तो क्या यही परिणाम होता? वो नहीं होता। वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मतलब इलेक्शन से पहले जो पश्चिम बंगाल में काफी लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, तब ये एसआईआर के खिलाफ अच्छी तरह से बोल रहा था, लगातार बोल रहा था, और ये ममता बनर्जी को उसके लिए क्रेडिट भी दे रहा था। और इसके हिसाब से ममता बनर्जी ये इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एसआईआर के मुद्दे को अच्छी तरह से भुनाया है। लेकिन वहीं पर अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हार जाती हैं तो ये सारा का सारा दोष उनके मत्थे ही मड़ देता है, और यहाँ पर भी वही बात बोलने लगता है, लेकिन एकदम उल्टे तरीके से। और इसके हिसाब से एसआईआर एक अहम मुद्दा हो जाता है, जिसको ममता बनर्जी भुना नहीं पाई, या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने इसे हल्के में ले लिया। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया, वाह! तभी तुम्हारी इज्जत नहीं है। इन लोगों की राह पर ही हमारा राजदीप भी चल रहा था और लगातार वोट अबाउटरी कर रहा था, जिसको मौके पर ही सुधांशु त्रिवेदी जी ने ढल लिया और खरी खोटी सुना डाली। बाकी किस तरह सुधांशु त्रिवेदी ने राजदीप की लगाई है और इसे गरियाया है, आप खुद देखिए। Banerjee has lost from Bhabanipur. Remember, the second time that Shuvendu Adhikari in a way has defeated her. Last time was Nandigram, this time in Bhabanipur. But you're not answering the question. The logical discrepancies, 27 lakhs, could have affected constituencies like Bhabanipur. Should the EC and Supreme Court not explain it, or you believe no explanation needed? Jo jeeta wo Sikandar. अभी सुनिए राजदीप जी, लेट मी कंप्लीट। मैं सब जो जीता वही सिकंदर साफ हो जाएगा। अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन इन केरलम, इट वाज कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। I challenge, do they have any difference in the electoral list of the Vidhan Sabha and Lok Sabha, which was prepared by the Central Election Commission, and the Municipal Corporation, which was prepared by the State Election Commission? No, not at all. Now you are trying to make in bogey. This SIR happened in Tamil Nadu, it's happened in Kerala, it happened in every state. So it was all, but now I will give you one example. In Bangladesh, the member of parliament Akhtar Hussain just 2 days back had said in the parliament, in Bangladeshi parliament, that if BJP wins in West Bengal, there can be an influx of Bangladeshis from Bengal. This is a candid acceptance that the Bangladeshis were here and they were voting. There is no if and but about it. Second example I would like to say, in 2024, election was going on in India. Why the Congress leaders were writing article in Morning Star, the Bangladeshi newspaper, that the Modi has to go. Rajdeep, can you give any logic? The problem is, there is a template of Indian politics which is going on since 60 years. CDMA, caste divide to Hindus and Muslim appeasement. हिंदुओं को जात में लड़ाओ, मुसलमानों को सर पे बैठा लो, और उसके बाद दोनों से मिलकर एक जाति को या 2 जाति को जोड़कर सरकार बनाओ. Now I think in the 21st century, the things are going away. A new generation, as in Tamil Nadu, you have seen the decline of Dravidian politics. The new voters are transforming to that regional identity to separatist identity. These type of things are now gradually getting sidelined in Indian politics. This is the major picture you have to look logically. Okay, I'm going to look at that major picture. नहीं देख पाओगे भाई, नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम देखना ही
नहीं चाहते न सिर्फ राजदीप बल्कि रवीश कुमार, आरफा खानम शेरवानी, आशुतोष और योगेंद्र यादव जैसे ये सभी वो लोग हैं, वो दलाल हैं जो कि सच्चाई देखना ही नहीं चाहते, सच्चाई जानना ही नहीं चाहते और जानते भी हैं तब बोलना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये लोग सच्चाई बोलने लगेंगे ऊपर से इनके लिए फंड आना बंद हो जाएगा, पैसा आना बंद हो जाएंगे और ये लोग सड़कों पर उतर आएंगे, भूखे मरने लगेंगे। शायद इसी वजह से ये लोग लगातार झूठ बोलते हैं, लगातार दलाली करते हैं, लगातार अपने पेशे को, अपने काम को बदनाम करते हैं। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार।